अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की ये फोर्थ वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दो बड़े ही इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन टर्मिनोलॉजीज, जो कि पहला है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर और दूसरा है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। देखिए, बुक की शुरुआत में एक थ्योरी है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी वैसे तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, मगर अगर हम वर्नर थ्योरी का रेफरेंस ले तो हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर को और ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट को प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के नाम से भी जानते हैं। यानी ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी वैलेंसी, और कोऑर्डिनेशन नंबर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी। किसी भी कॉम्प्लेक्स का या किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ये दोनों बड़े ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं जो हमको सजेस्ट करते हैं कि कितने लिगेंड्स किसी चीज़ से लग सकते हैं या लगे होंगे। साथ ही साथ अगर हमको नंबर ऑफ़ लिगेंड्स पता चल जाए तो हम इससे कंपाउंड के और भी चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे उसके ऊपर हम और थ्योरीज अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर हम उसके स्ट्रक्चर को या उसका आइसोमेरिज्म वगैरह को भी समझ सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट का समझना और उसको निकालना, कैलकुलेट करना आना चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर को अगर हम लोग डिफ़ाइन करें तो सिंपली हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा नंबर होता है जो हमको बताता है कि किसी भी सेंट्रल मेटल एटम से कितने लिगेंड्स लगे होंगे। यानी सिंपली हम इसको क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ लिगेंड्स बॉन्डेड टू सेंट्रल मेटल एटम। अब कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जिनकी जो डेंसिटी होती है ना वो एक से ज़्यादा होती है। ठीक है, जिनकी डेंसिटी क्या होती है, एक से ज़्यादा होती है। तो ऐसे सिनेरियो में हमको ये बोलना पड़ेगा कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कितना होना चाहिए। ठीक है, तो हमको सिंपली क्या समझना पड़ेगा, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने फॉर्म हो रहे हैं ये बताता है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, जैसे अगर मोनोडेंटेट होता है ना तो हम कह सकते हैं कि कितना लिगेंड लगा हुआ है, सिंपली हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास किसी भी कंपाउंड में या किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अगर हमारे पास डाइडेंटेट या बाइडेंटेट या टेट्रा कोई मतलब दूसरी डेंसिटी वाले लिगेंड्स लगे होंगे तो वहाँ पर हमको डेंसिटी को भी कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको करते हैं। तो चलिए हम पहले इसके एग्जाम्पल को समझते हैं, तब उसके बाद हम सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पता होनी चाहिए कि लिगेंड्स का डेंसिटी क्या है। लिगेंड्स की डेंसिटी क्या है ये आपको पता होना चाहिए, वरना दिक्कत हो जाएगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई मेटल है, इससे ये हमारे पास जो है लिगेंड्स 3 लगे हुए हैं। अब ये जो L है, ठीक है, यहाँ पर हमको 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सिंपली 3 हो जाएगा। ठीक है, सिंपली क्या हो जाएगा, 3। अब इसके एग्जाम्पल्स करते हैं सिंपल से। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक है जिसमें हमारे पास 3 अमोनिया लगे हुए हैं, 4 अमोनिया और बाहर सल्फेट आयन लगा हुआ है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हमको पता है कि NH3 जो होता है ये मोनोडेंटेट होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ये मोनोडेंटेट होता है। तो हमको अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना हो किसी भी कंपाउंड का तो हम देखिए एक छोटा सा फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला क्या है, वो ये है कि डेंसिटी, जितनी भी डेंसिटी हो 1 2 3 4, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ लिगेंड से। ठीक है, हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, नंबर ऑफ लिगेंड से। तो अब यहाँ पर अमोनिया की डेंसिटी क्या है, 1, और कितने लिगेंड्स लगे हुए हैं, 4। तो टोटल जो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। सॉरी, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 4। तो यानी इस कंपाउंड में जो कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। सिमिलरली हमारे पास एक सिल्वर का कंपाउंड होता है जिसमें साइनाइड लगा हुआ होता है। ठीक है, अब इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर की बात की जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला क्या हुआ, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ लिगेंड्स। तो डेंसिटी यहाँ पर कितनी है, हमको पता है कि Cn जो होता है इसकी डेंसिटी 1 होती है। तो यहाँ पर हम 1 लगाएंगे, नंबर ऑफ लिगेंड 2 लगे हुए हैं, तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास एक और कंपाउंड है, जैसे मान लीजिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहेगा CrH2O, यहाँ पर एक्वा लगा हुआ है लिगेंड। ठीक, और इस पर 3+ चार्ज है। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम कैलकुलेट करें तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और कितने लिगेंड्स लगे हुए हैं। तो सबको पता है कि वाटर के पास डोनर साइड कितनी होती है, 1 होती है। ठीक, डेंसिटी की जगह हम डोनर साइड भी बोल सकते हैं। ठीक, तो वाटर की डेंसिटी 1
मल्टीप्लाइड बाई 6, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी तरह अब एक एग्जांपल लेते हैं, Fe C2O4 3 लगा हुआ है और 3 माइनस। ठीक है, यहाँ पर जो C2O4 होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्जेलेट, या इसका नाम जो होता है वो होता है ऑक्जेलेटो। ठीक, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका। अब हमको सर पता है कि इसकी डेंसिटी क्या होती है, तो ऑक्जेलेटो की डेंसिटी अगर आपको नहीं मालूम तो आप लास्ट लेक्चर में देख लीजिएगा। इसकी डेंसिटी 2 होती है, मल्टीप्लाइड बाई कितने लिगेंड्स लगे हैं, 3 लगे हैं, तो हमको कितने मिल गए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मिल गया। तो सिंपल तरीका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का यही है कि आप डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, नंबर ऑफ लिगेंड से, तो आपको जो है क्या मिल जाएगा, आपको जो ये फॉर्मूला आपको कोऑर्डिनेशन नंबर मिल जाएगा। यही फॉर्मूला हमको बस इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो और भी एग्जांपल्स, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हमारे एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं। जैसे मैं थोड़ा सा और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हमारे पास कोबाल्ट, इससे जो है 4 एमोनियाज लगे हुए हैं और एक वाटर लगा हुआ है और एक क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, Cl2। अब यहाँ हमको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, तो ज़रा ध्यान से समझिए। ये एमोनिया जो है इसकी डेंसिटी 1 होती है, वाटर की भी डेंसिटी 1 होती है, क्लोरीन की भी डेंसिटी क्या होती है, 1 होती है। तो हम यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालें तो हम कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले हम अमोनिया की बात करते हैं, तो 1 × 4 हो जाएगा, प्लस वाटर है, अच्छा जब एक से ज़्यादा होंगे तो ऐसे प्लस करके कर लेंगे। ठीक है, वाटर है तो 1 × 1, और क्लोरीन है तो क्लोरीन की डेंसिटी 1 मल्टीप्लाइड बाई एक क्लोरीन है इसलिए 1। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये जो ब्रैकेट लगा है ना, इसके बाहर वाला जो होता है इसको हम लोग काउंटर आयन बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यही कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है, इसी के अंदर ही कैलकुलेट किया जाता है, बाहर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो चीज़ें लगी हुई होती हैं वो लिगेंड्स नहीं होती हैं, वो काउंटर आयंस होते हैं, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड पे हो या राइट हैंड साइड पे। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जैसे लेफ्ट हैंड साइड पर, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोऑर्डिनेशन का स्फीयर इसको बोलते हैं। ठीक है, इधर कोई चीज़ हो या इधर हो, इधर लगा हुआ होता है तो एनायन होता है और इधर लगा हुआ होता है तो कैटायन होता है, और स्पेसिफिकली हम इनको बोलते हैं काउंटर आयंस। ठीक, ये वैलेंसी को जो प्राइमरी वैलेंसी होती है यानी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसको सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो इस कंपाउंड का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आप देखें तो 4 + 1 मतलब 6। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन, अच्छा मैं बार बार 0 लिख दे रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ 6 लिखिए या 0 6 लिखिए, एक ही बात है। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग कुछ और भी एग्जांपल देखते हैं जहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगे चीज़ें। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है कोबाल्ट, एमोनिया, ठीक, 5 एमोनिया लगा हुआ है और यहाँ पर एक Cl लगा हुआ है और बाहर जो है Cl है। ठीक है, इसके बारे में बताइए क्या होगा। तो इसके बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें, यहाँ Cl2 होगा। ठीक है, अब हमारे पास एमोनिया है, एमोनिया की डेंसिटी 1, क्लोरीन की डेंसिटी 1, तो सिंपली इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 1 × 5 + 1 × 1, तो टोटल मिला के 6 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कंपाउंड में चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोबाल्ट है, इस बार हमने लिया C2O4 2 और मान लेते हैं हमने लिया एमोनिया 2। अब क्या होगा, काउंटर बैलेंस करने के लिए, ठीक है, बाहर कुछ भी नहीं रहेगा, तब भी अभी हम एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं तो एग्जैक्टली कंपाउंड्स ना सही हो लेकिन अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आपको पता करना है, तो इसलिए हम एग्जांपल रैंडमली ले रहे हैं। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे ये C2O4 है ऑक्जेलेटो, इसकी डेंसिटी 2 होती है, एमोनिया है इसकी डेंसिटी 1 होती है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आप कैलकुलेट करने जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई कितने ऑक्जेलेटो हैं, 2 हैं, प्लस एमोनिया कितने हैं, 2 हैं, डेंसिटी 1 है, तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 और ये हो जाएगा 2 × 1 = 2, मिला के 6। तो इस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली हमको क्या बताता है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बने होंगे। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा एक रफली स्ट्रक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, तो जैसे कि ये कोबाल्ट हमारा सेंट्रल हो गया, तो C2O4 की अगर हम बात करें तो ऐसे ले लेते हैं इसको। ठीक है, और 2 है तो इसलिए ऐसे कर लेते हैं, रैंडमली मैं बना रहा हूँ, एक यहाँ से बनेगा, यहाँ से एक इससे बनेगा और एक इस वाले ऑक्सीजन से, और 2 NH3 है तो NH3 जो है अपना लोन पेयर ऐसे डिनोट करेगा। तो ये कुछ इस तरह से हमारा बन जाएगा स्ट्रक्चर इसका। ठीक,
थोड़ा सा रफली बनाया है लेकिन ऐसे ही बनता है। तो यहाँ पर टोटल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर क्या होगा, 6 होगा। इसी तरह से अब हम लोग डिस्कस करते हैं हमारी प्राइमरी वैलेंसी, या फिर जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर एक ही चीज़ है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट की जाती है सेंट्रल मेटल एटम की, जिस एटम से सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। किस पर कैलकुलेट होती है, सेंट्रल मेटल एटम पे। तो क्या होता है ये होता है बेसिकली चार्ज ऑन CMA, सेंट्रल मेटल एटम पर चार्ज कितना होगा, यही होता है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आपको हर एक स्पीशी पर चार्ज का पता होना ज़रूरी है, तभी आप कैलकुलेट कर पाएंगे। और कंपाउंड का पूरा लिखा होना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं K4FeCN6, ठीक है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड इसका नाम होता है। हम लोग नोमेनक्लेचर आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा। तो अब हमको ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी निकालनी है, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी आयरन पे निकालनी, तो आयरन को X मान लेते हैं। हमने पढ़ रखा है पोटेशियम ग्रुप 1 का एलिमेंट होता है, इस पर चार्ज होता है +1। CN की बात की जाए तो जब हम लोग लिगेंड्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पर इस पर हमने बताया था कि चार्ज -1 होता है इसके ऊपर, ठीक। और क्योंकि ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है तो नेट चार्ज 0 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या कि 4, क्योंकि 4 पोटेशियम है इसलिए, मल्टीप्लाइड बाई +1 + X + 6 मल्टीप्लाइड बाई -1 = 0। अगर न्यूट्रल स्पीशी है, ठीक है, जैसा कि हम लोग लास्ट ईयर रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़े थे 11th क्लास में, न्यूट्रल स्पीशी है तो चार्ज 0 होता है। अगर कैटायनिक स्पीशी है तो चार्ज जो भी पॉजिटिव में होगा, और अगर एनायनिक स्पीशी है तो जो भी चार्ज नेगेटिव में होगा। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये होता है 4 + X - 6 = 0। तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर +2 आ जाएगी। दैट मीन्स कि यहाँ आयरन पर चार्ज कितना है, +2 है। तो इसकी जो प्राइमरी वैलेंसी है वो कितनी हो गई, +2 हो गई। इसी तरह से हम और भी एग्जांपल्स करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है, जिसका नाम CuNH3 4 लगा हुआ है, और बाहर जो है सल्फेट है SO4, ठीक है, सिंपल। अच्छा, अब यहाँ पर एक छोटी सी मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। टेक्निक ये है कि जैसे ये देखिए कॉम्प्लेक्स आयन है, मतलब इसमें कई सारे स्पीशीज़ हैं, 4 ऑक्सीजन है, सल्फर है। तो हमको पता है ना SO4 माने सल्फेट होता है, और सल्फेट पे ओवरऑल चार्ज जो होता है वो -2 होता है। तो आप सिंपली इस पर लॉजिक लगा सकते हैं कि सर हम -2 इसको पूरा मान लेते हैं, ठीक है। अलग अलग इंडिविजुअली सल्फर और ऑक्सीजन की कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे करना चाहें तो भी आंसर वही आएगा, लेकिन टाइम बचाने के लिए हम इस पूरे पर -2 मान लेते हैं। और एमोनिया एक न्यूट्रल स्पीशी है तो इस पर चार्ज 0 होगा। कॉपर पे हमको कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट होगा, 1 कॉपर है इसलिए 1X + 4 एमोनिया है 4 × 0 + SO4 है, इस पर चार्ज होगा -2, ठीक है। तो मिला के कितना हो जाएगा, न्यूट्रल स्पीशी इसलिए चार्ज 0, तो X + 0 - 2 = 0। दैट मीन्स कि X की वैल्यू आ गई +2, यानी यहाँ पर कॉपर के ऊपर चार्ज कितना है, +2 है। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं किसको, ऑक्सीडेशन स्टेट को। इसी तरह हम लोग बहुत सारे एग्जांपल लेके कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक और कंपाउंड है, इसमें NCERT में ये कंपाउंड मेंशन किया है प्लेटिनम का, जिसमें 2 एमोनिया लगे हुए हैं एज अ लिगेंड, एक क्लोरीन लगा हुआ है और एक लगा हुआ है NO2, ठीक है। अब इसका हमको कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकाल लेते हैं क्योंकि हमने पढ़ रखा है, तो हम दोनों चीज़ कर लेते हैं, और ऑक्सीडेशन स्टेट भी। तो पहले कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर, ये भी मोनोडेंटेट है, ये भी मोनोडेंटेट है, ये भी मोनोडेंटेट है। ये 1 है, इसका भी डेंसिटी 1 है, इसकी भी डेंसिटी क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो तीनों 1 है, तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा हमारे पास 2 इसका 1 इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4, ठीक है। 1 × 2 + 1 + 1 ऐसे करके हमारे पास आ जाएगा 4। अब हम चार्ज की बात करें तो एमोनिया पर 0 चार्ज, क्लोरीन पर -1, NO2 पर -1, ठीक है। तो ओवरऑल प्लेटिनम पर चार्ज निकालना हो तो हम प्लेटिनम को X मान लेते हैं, तो हो जाएगा X + 0 2 है इसलिए × 1 + -1 + -1, ठीक है, = न्यूट्रल स्पीशी इसलिए चार्ज 0, तो हो जाएगा X + ये 0 हो जाएगा, -1 = 0। दैट मीन्स X = +2, यानी इस प्लेटिनम पर जो चार्ज है वो कितना आया, +2 आया, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है, ठीक है। इस पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बनेगा, 4 बनेगा। इसी तरह और भी बहुत सारे कंपाउंड है इसमें, बेसिकली आप लोग प्रैक्टिस करें अपने से। NCERT में एग्जाम्पल दिए हुआ है, एग्जाम्पल 9.2 है, 9.3, ये दोनों एग्जाम्पल दिए, इसमें बहुत सारे कंपाउंड मेंशन किए।
मेरे ख्याल में 10-15 कंपाउंड मेंशन किए। तो आप इनमें दोनों चीज़ें, कोऑर्डिनेशन नंबर भी कैलकुलेट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बेटर होगा। और सिंपली कोई भी ऐसा कंपाउंड जिस पर आपको नहीं समझ में आया हो कि ये कैसे हो रहा है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्यों आ रहा है, या इसका चार्ज ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, तो ऐसे सिनेरियो पे आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो मैं उसको बता दूंगा। अच्छा, वीडियो एंड के करीब आ गई है। एंड करने से पहले एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक, कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिक नहीं बल्कि नोट, एक इम्पॉर्टेंट नोट, इसको अगर आप याद रखेंगे ना तो आपको इतनी सारी कैलकुलेशंस करने से बच जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कैडमियम 2+ और मरकरी के 2+ के कोई भी कंपाउंड मिलते हैं, तो ऐसे सिनेरियो में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो हमेशा जो होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो हमेशा 2 होता है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास प्लेटिनम 2+ में मिल रहा हो, या पैलेडियम 2+ में मिल रहा हो, या फिर गोल्ड जो है 3+ में मिल रहा हो, तो ऐसे सिनेरियो में कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा जो होगा 4 होगा। ठीक है, 3D सीरीज़ के जो +2 आयंस होते हैं, यानी Sc2+, Ti2+, Mn2+, ये सारे 3D सीरीज़ के, ठीक है, 3D सीरीज़ के +2 वाले जो आयंस होते हैं उनमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो फिक्स होता है 4। ये भी ध्यान दीजिएगा, इनमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या होगा, 4 होगा, 3D सीरीज़ के +2 वाले आयंस को। ठीक है, इसी तरह से जो चौथा नोट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि 3D सीरीज़ का अगर +3 वाला आयन आ रहा है, ठीक है, 3D सीरीज़ में +3 वाले आयंस अगर आ रहे हैं, तो ऐसे सिनेरियो में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो हमेशा क्या होगा, 6 होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आया हमारे पास Fe3+ और एक किसी कंपाउंड में Fe2+ आ रहा है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6, और यहाँ पर अगर आ रहा हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4। आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे देखिए प्लेटिनम पर 2+ चार्ज आ रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, देखिए यहाँ पर प्लेटिनम पे हमने 2+ चार्ज कैलकुलेट किया है और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है। तो इस तरह से इन कंपाउंड को हैंडल किया जाता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो ये कि अगर प्लैटिनम पर 4+ चार्ज हो, या पैलेडियम पर 4+ चार्ज हो, या फिर क्रोमियम पे +6 चार्ज हो, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 6 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा क्या होगा, 6, यानी 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये सारे बना सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट सिल्वर की किसी भी कंपाउंड में किसी भी कंडीशन में हमेशा को इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +1 होती है, ये याद रखिएगा। इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सिल्वर की वो क्या होती है, +1 होती है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सिल्वर इन एनी कंपाउंड इज +1। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिससे आप आसानी से चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है जिसको हम लोग सेकेंडरी वैलेंसी बोल रहे थे, और हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है जिसको हम लोग प्राइमरी वैलेंसी बोल रहे थे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर में हमने सिंपली पढ़ा नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बाय CMA। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है उस पर, ये होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम पर कितना चार्ज होगा, इसको हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। उसके साथ हमने ये ट्रिक्स पढ़ी हैं जिनको आपको याद करना होगा ताकि आप जो है जब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो इंस्टेंटली कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम और भी टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस बुक में टर्मिनोलॉजीज़, इस चैप्टर में टर्मिनोलॉजीज़ ही ज़्यादा हैं। लास्ट में कुछ थ्योरीज़ हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, उसके ऊपर भी डिस्कशन होता रहेगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।